हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज की क्लास में हम पॉलिटी का एक नया टॉपिक देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है इस टॉपिक से? इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश के टाइम पे क्या बैकग्राउंड रहा था, फाइनली कैसे कैबिनेट मिशन एस्टेब्लिश हुआ। सो यहाँ पे हम पहले ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, कैसे ब्रिटिश के टाइम पे एक्ट पास किए गए, धीरे धीरे किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े और फाइनली कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ। क्लियर? ओके। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ साथ द कंपनी रूल। कंपनी रूल मतलब ब्रिटिश रूल हम पढ़ेंगे, देन द क्राउन रूल हम पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन, इंटरिम गवर्नमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। क्या मायने हैं इस टॉपिक्स के? सबसे पहले तो मैंने कहा हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। सेकंड, आपको एक पॉइंट समझना होगा, कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या मतलब है इन दोनों से। देखो, हुआ क्या था, जब ब्रिटिश ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद कैप्चर कर लिया था बंगाल को, तो वहां से कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया लगभग 1764 से 65 तक। जो 1857 के रिवोल्ट यानी 1858 तक कंपनी ने भारत पे शासन किया था। जैसे ही इतना मेजर रिवोल्ट होता है 1858 का रिवोल्ट, तो जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश प्रिंस थे, जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो सारा शासन अपने हाथ में लेती है। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन धीरे धीरे खत्म होता है और किसका शासन स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसी बीच में कैबिनेट मिशन आएगा, इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। क्लियर? The image used in our side deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creators and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। शुरुआत कैसे शुरुआत हुई कंपनी रूल की, भारत में कौन कौन से एक्ट पास किए गए, देन कैसे क्राउन रूल आया। सो हम सबको पता है, हम ऑलरेडी कमिंग ऑफ यूरोपियन सेशंस में पढ़ चुके हैं कि लगभग 1600 के आसपास और स्पेशली 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट भारत में आती हैं, सूरत पोर्ट पर आती हैं, अपने रेड ड्रैगन शिप के साथ भारत पहुंचती हैं, अकबर से मीटिंग करती हैं और 15 साल का मोनोपोली राइट लेती हैं। तो वही बता रहा है कि ट्रेड करने के लिए 1600 में ब्रिटिश आए, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आई और उन्हीं की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। इन्होंने ही चार्टर ग्रांट किया था अकबर से। तो 1600 के आसपास व्यापार के लिए ब्रिटिश भारत आते हैं, भारत पे व्यापार करने के लिए अधिकार लेते हैं, जिसमें सर्वप्रथम एलिजाबेथ फर्स्ट अकबर से परमिशन लेती है। सो व्यापार करने की परमिशन तो ले ली, 1600 में धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट किया, कब्जा स्टार्ट किया और फाइनली 1664 के युद्ध के बाद, मींस बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब हेक्टर मुन्नो ने लड़ा था और रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का रूल फाइनली स्टैब्लिश होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जिसमें वो दीवानी फंक्शंस अपने हाथ में ले लेते हैं। व्हाट वाज दीवानी? क्या समझाया था मैंने दीवानी में? दीवानी में मैंने आपको बताया था, दीवानी का मतलब है रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स। तो जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे वो सारे किसके पास आते हैं? ब्रिटिश के पास। कहाँ के रेवेन्यू कलेक्शंस के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो 1600 में ब्रिटिश ने ट्रेड करना स्टार्ट किया और 1765 से दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब आगे चल के क्या होगा, 1858 में जब सिपाही म्यूटिनिटी होगा तो जो ब्रिटिश क्राउन होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे फंक्शन छीन लेगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भारत को चलाने की। तो 1858 के बाद जैसे हमने पढ़ा है कि अब ब्रिटिश क्राउन आ जाएगा, तो 1858 से पहले हमें कंपनी रूल पढ़ना है और 1858 के बाद हमें ब्रिटिश क्राउन रूल पढ़ना है और फाइनली हमें आजादी मिलेगी 15 अगस्त 1947 को। और नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जाएगा। तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन देश में जो संविधान लागू किया गया, संविधान का अस्तित्व आया, वो 26 जनवरी 1950 को आया।
जब हम संविधान की बात करते हैं तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो डायरेक्टली हमने ब्रिटिश रूल से लिए हैं, जिसमें पार्लियामेंट सबसे बड़ा एग्जांपल है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं है, अभी भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं है भारत के अंदर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटिश रूल से लिए गए हैं। या बेसिकली जो ब्रिटिश शासन ने अपने टाइम पे जब वो रूल कर रही थी, जो फ्रेमवर्क बनाए थे हमने डायरेक्टली वही ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भारत में अडॉप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हम ग्रेटली इन्फ्लुएंस हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस है। क्लियर? ओके। तो ये हमने इंट्रोडक्शन समझा, जनरली समझा क्या था, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कंपनी रूल आया, कैसे क्राउन रूल आया। अब एक एक करके हम पर्टिकुलरली समझेंगे। दो टॉपिक्स हमें मेजरली पहले समझने हैं। द कंपनी रूल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, 1858 तक। तो स्टार्ट तो 1765 से ही हो गया था जब दीवानी राइट्स आए थे, लेकिन प्रॉपर जो एक्ट पास किया गया था वो कौन सा एक्ट पास किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसलिए टेक्निकल लैंग्वेज में जो हम डेट लेते हैं वो कंपनी रूल कहाँ से लेते हैं, 1773 से। 1858 के एक्ट में कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और किसका शासन आ गया, क्राउन का शासन हो गया। और फाइनली 1947 के इंडिपेंडेंट एक्ट में क्राउन रूल भी खत्म कर दिया गया। सो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले क्या, कंपनीज रूल जो 1773 से 85 तक 1858 तक हुआ था, और क्या क्या मेजर इवेंट्स रहे थे कंपनीज रूल के अंडर। तो स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले हम समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका बहुत बड़ा रोल रहा था ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्टैब्लिश करने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझेंगे यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। अच्छा, अगर मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था 1773 में, इसने पहली बार जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को डिफाइन किया था कि क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके साथ साथ इसी एक्ट में बेसिकली जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंसीज डिवाइड होती थी अलग अलग। जो बंगाल का गवर्नर होता था वो अलग होता था, लेकिन इस एक्ट में क्या कर दिया गया, बंगाल को गवर्नर को ही बंगाल, महारा मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी नींव रखी गई थी। और क्या फीचर्स थे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट हुआ करती थी उसे किसमें चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग इस एक्ट के टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल चल रहे थे, तो वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाए। उनकी पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में शिफ्ट हुई, तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करने के लिए एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे कार्यकारी परिषद थी, उसको भी स्टैब्लिश किया गया। तो एक गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की स्टैब्लिश की गई। जैसे मैंने बताया, इस एक्ट के टाइम पे वॉरेन हास्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट पर थे, तो वही क्या कहलाए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके साथ साथ क्या किया गया, जैसे अभी मैंने बताया, जो गवर्नर जनरल होगा उसी को अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को डील करना होगा, लाइक बंगाल। तो तीनों प्रेसिडेंसी क्या कर दी गई, इंडिपेंडेंट जो थी, 3 प्रेसिडेंटिव इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर, वो किसको सौंप दी गई, गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। उसी के साथ साथ इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, जो आगे चल के 8 जजेस की टीम कहलाई। तो कैलकाटा में पहला सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत लाया गया था, और स्टैब्लिश कब हुआ था, 1774 में। तो इसी के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। उसके साथ साथ जितने भी ब्रिटिश सर्वेंट थे या कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग ने उनके लिए रूल बनाया कि ना तो वो रिश्वत लेंगे और ना ही वो किसी नेटिव इंडियन से कोई गिफ्ट लेंगे। तो करप्शन को रोकने के लिए इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने ये कदम उठाए थे। उसके साथ साथ क्या किया गया, यहाँ पर कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाए गए, जो डायरेक्ट कहाँ से अपॉइंट किए जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे, ताकि थोड़ा बहुत कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी बना रहे। और ये अपने रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स किसको सौंपते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपते थे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए 1781 में, जिसे क्या कहा जाता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
तो आपको एक पॉइंट समझना है, हुआ क्या, जब हमने अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन था कि वो किसी से भी रिलेटेड केस को सॉल्व कर सकता था। बाद में चल के एक अमेंडमेंट किया गया 1781, उस अमेंडमेंट में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा और जो उसकी काउंसिल होगी उससे रिलेटेड कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगी। सारे केसेस कहां पर डील होंगे, ब्रिटेन में डील होंगे। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था उसके ज्यूरिडिक्शन को कम कर दिया गया। तो पॉइंट समझो आप, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें गवर्नर जनरल की और उसकी काउंसिल के खिलाफ भी केस जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता था। लेकिन आगे चल के ब्रिटिश ने क्या किया, इसमें एक अमेंडमेंट किया 1781 में, जिसमें गवर्नर जनरल एंड जो काउंसिल होती थी उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से आउट कर दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्वेंट्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। उसके साथ साथ अगर कोई केस है रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड तो वो भी किसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा। उसके साथ साथ इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो कैलकाटा के जितने भी नेटिव्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होगा कि वो जो कैलकाटा के लोग हैं उनके खिलाफ केस कर सकता है और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित कर सकता है कि कैलकाटा कब तक सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का पर्पस था या सुप्रीम कोर्ट का दूसरा काम था कि वो हिंदुओं को जो सजा दे वो या हिंदुओं पे जो वो कार्रवाई करे, वो मुकदमा चलाए वो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग, और मुस्लिमों पे जो वो मुकदमा चलाए वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हो। उसके साथ साथ ये प्रावधान कर दिया गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं वो कुड बी टेकन बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रोविंशियल कोर्ट्स को भी इसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। तो ये कुछ पर्पस थे इस अमेंडमेंट के। नेक्स्ट इसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसमें अमेंडमेंट आ गया। उसके बाद कंपनी रूल ही अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सा रूल लेके आती है या कौन सा एक्ट लेके आती है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट का मेजर पर्पस था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स को विभाजित करना। तो इसका मेजर पर्पस क्या था, इसकी जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य हैं उनके बीच में अंतर लाना कि कौन सा कमर्शियल काम कंपनी कर सकती है, कौन सा पॉलिटिकल काम कंपनी कर सकती है और कौन सा नहीं कर सकती। इसमें कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, सारे कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। उसके साथ साथ पीट्स इंडिया एक्ट के अंदर ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक और टीम बनाई गई जिसका काम क्या था, पॉलिटिकल अफेयर्स। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सारे कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और सारे पॉलिटिकल फंक्शंस किसको दे दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो एक तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई इनडायरेक्टली, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कमर्शियल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल फंक्शन। उसके साथ साथ इस एक्ट ने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसे सुपरवाइज कर दिया कि वो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यू से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को डायरेक्टली डील कर सकता है। मीन सिंपली टर्म में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। अब इस एक्ट के दो सिग्निफिकेंस रहे हैं। बेसिकली ये अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। द फर्स्ट, कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, and second, the British government was given the supreme control over companies affair and administration in India। अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी भारत के अंदर टेरिटरी को एक्वायर किया गया था, अब उसे क्या नाम दिया जाएगा, कंपनी के नाम से नहीं जाना जाएगा, उसे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश के आधिपत्य के नाम से जाना जाएगा। और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में बैठी है वो कंपनी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। अभी वो पूरी डायरेक्टली कंपनी का रूल खत्म नहीं किया। आप देखो क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के भेज दिया ब्रिटेन से कि जाओ तुम कंपनी के मैटर्स को डील करो। बॉर्डर कंट्रोल को ज्यादा पावरफुल कर दिया। उसके साथ साथ एक और रूल लागू कर दिया कि अब से भारत में कोई भी टेरिटरी जो ब्रिटिश ने कब्जा की है वो कंपनी के नाम से ना जान के ब्रिटिश टेरिटरी के नाम से जानी जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, वो कंपनी को कंट्रोल कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट है
एक्ट ऑफ 1786। तो अभी तो हमने पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट में क्या किया गया, जो कॉर्नवालिस था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग हटने के बाद और कुछ बीच में आए थे और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके साथ साथ कॉर्नवालिस को पावर दे दी गई कि काउंसिल से रिलेटेड कोई भी स्पेशल केस है तो वो डील कर सकता है। उसको कमांडर इन चीफ भी नियुक्त किया गया। तो जो कॉर्नवालिस को पावरफुल बनाया गया था वो भी 1786 के एक्ट में बनाया गया था। तो 1786 का एक्ट समझ आया। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट कौन सा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या किया गया, जो कॉर्नवालिस था उसकी पावर्स को बढ़ाया गया। कैसे पावर्स को बढ़ाया गया, जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी होंगी उन सब का हेड किसको बना दिया गया, कॉर्नवालिस को बना दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था वो मोर पावरफुल हो गया और उसके पास सारे कंट्रोल, और जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनके सबऑर्डिनेट्स के कंट्रोल भी किसके पास आ गए, गवर्नर जनरल के पास आ गए। उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म करना चाहती थी। धीरे धीरे वो कब्जा कर रही थी। तो उसने क्या किया, जो ब्रिटिश भारत में व्यापार कर रहे हैं, ब्रिटिश की मोनोपोली है व्यापार के लिए, उसको और कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए। अब इस पॉइंट से क्या मतलब है, भारत में कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के अतिरिक्त अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मोनोपोली राइट्स लिए हुए थे कि वो जहां जहां जिस जिस चीज में व्यापार कर रहे हैं ब्रिटेन से और कोई कंपनी आके व्यापार ना करे। सो इस मोनोपोली राइट्स को आगे और 20 साल के लिए बढ़ाया गया और हम 1813 के एक्ट में देखेंगे कैसे धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या सॉरी क्राउन ऑफ द ब्रिटेन, इस मोनोपोली राइट्स को खत्म करता है। उसके बाद ये प्रावधान कर दिया कि जो कमांडिंग चीफ है गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक उसे इस पद पर नियुक्त ना किया जाए। उसके साथ साथ इसमें क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और उसके जो मेंबर्स हैं उन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो इंडिया फंड से दिया जाएगा, ना कि ब्रिटेन से। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसने बना के भेजा था, ब्रिटेन ने बना के भेजा था। तो यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को जो पैसा भेजा जाएगा, जो उनका खर्चा होगा वो भारतीय फंड से होगा। तो ये था 1793 का एक्ट। नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का चार्टर एक्ट समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मोनोपोली राइट 1793 से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 1813 के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश के पास दो ऑप्शन थे, जो ब्रिटिश क्राउन थे, या तो मोनोपोली राइट को खत्म करें या आगे कंटिन्यू करें। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या किया गया, जो मोनोपोली राइट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन दो चीजों को छोड़कर, एक तो ट्रेड विद चाइना और एक ट्रेड इन टी। मीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तो चाय के ऊपर उसका पूरा अधिकार रहेगा, ये इस चार्टर एक्ट के अंदर कहा गया, और एक चाइना के साथ सिर्फ वही व्यापार करेगी और कोई ब्रिटेन से कंपनी आके व्यापार नहीं करेंगी। उसके अलावा कोई भी व्यापार कोई भी ब्रिटेन से कंपनी आके कर सकती है। तो मोनोपोली राइट तो हटाया गया, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना। तो यहां से क्या हुआ, बेसिकली 1813 के एक्ट से क्या हुआ, तो जो ब्रिटिश क्राउन थे उनकी जो सोवर्जिनिटी थी, उनकी जो पावर थी भारत के अंदर लगातार बढ़ती जा रही थी और कंपनी की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी चार्टर एक्ट के अंदर 1813, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी हुआ है, इसी चार्टर एक्ट के अंदर 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश क्राउन थे वहां से अलाउ कर दिया गया कि कोई भी क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होती हैं, वो संगठन, वो गुट जो किसी धर्म को फैलाने का काम करता है। तो यहां से क्रिश्चियंस भी भारत में आना स्टार्ट हो जाएंगे और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन जो है, पश्चिमी शिक्षा जो है, उसमें भी विस्तार हुआ। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी टैक्स इंपोज करने की पावर दे दी गई, और जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनको पनिश करने की पावर भी किसके पास पहुंच गई, लोकल गवर्नमेंट्स के पास पहुंच गई अंडर 1813 चार्टर एक्ट।
क्लियर। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 13 का हमने समझ लिया, मोनोपोली राइट खत्म किया गया, टीओ ट्रेड विद चाइना को छोड़ के। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें क्या किया गया, इसमें देखो क्या किया गया। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल की पोस्ट चल रही थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और सारी मिलिट्री एंड सिविल पावर्स किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो कौन चल रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस चेक के टाइम पे, विलियम बेंटिक। तो वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन कहलाए, विलियम बेंटिक। पहली बार ऐसा एक्ट था जिसके अंदर क्या कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया जाएगा और जो भारत सरकार होगी, भारत के ब्रिटिश जो भी पोजीशन है उस पे भी वो कंट्रोल कर सकती है। और जैसा अभी हमने पढ़ा, जो बेंटिक थे उसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंपोज कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बंगाल और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को खत्म किया गया। ब्रिटिश के मोनोपोली राइट्स को खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। और ट्रेड ऑफ मतलब जो उनका ट्रेड ऑफ विद चाइना एंड ट्रेड ऑफ टी चल रहा था, वो भी इस एक्ट के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी उसके पास सिर्फ क्या रहेंगी, कमर्शियल बॉडी रहेगी जो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे काम करेगी। तो कोई भी इकोनॉमिकल फंक्शंस या पॉलिटिकल फंक्शंस अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। उसके लिए बेसिकली क्या होगा, वो कमर्शियल बॉडी की तरह काम करेगी। क्लियर। इसी के साथ साथ जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स है, यानी जो भारत से अगर कोई सिविल सर्वेंट्स की परीक्षा देना चाहता था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंडियन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी भी पद पर जा सकते थे। तो ये चेंज भी इसी के अंदर किए गए थे। सो 1833 के एक्ट के बाद आया नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। सो ये बेसिकली लास्ट चार्टर एक्ट था जो कंपनी के लिए पास किया गया था, क्योंकि इसके बाद जितने भी एक्ट्स आए वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आए। तो ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क साबित हुआ कैसे। सबसे पहले तो इसने पहली बार क्या किया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल उसको सेपरेट कर दिया। कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, जो परिषद है बेसिकली गवर्नर जनरल की, उसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग होंगे। उसके साथ साथ इसने 6 मेंबर्स की एक न्यू टीम बनाई जिसका काम क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसलर टू द काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डील करेगी। या सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इसने एक नई टीम बनाई जो गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डील करेगी। उसके साथ साथ जो परिषद थी उसकी विधायी विंग एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी, जो बिल्कुल सेम प्रोसीजर था जो ब्रिटिश को पार्लियामेंट में चल रहा था, वही कहां पे चलना स्टार्ट हो गया, इंडिया में चलना स्टार्ट हो गया। पहली बार जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे, जो कार्यकारी फंक्शंस थे, उनको ट्रीट किया गया एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो भारत से एक ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि भारतीय लोग भी चाहें तो लंदन में जाके क्या कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट की परीक्षा दे सकते हैं। तो एक ओपन कंपटीशन होया, कोई भी जाके सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकता है। उसी के साथ साथ इसी एक्ट के बाद मैकाले कमेटी स्टेब्लिश की गई थी जिसका मेजरली पर्पस क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज को बढ़ावा देना 1854 में। तो ये डेट भी याद रखने, जो मैकाले कमेटी है वो कब स्टेब्लिश की गई थी, 1854 में। और किस चीज से रिलेटेड थी वो, इंडियंस के सिविल सर्विसेज में एंट्री करने के लिए। तो इसने क्या किया, कंपनी के शासन को और बढ़ाया और ब्रिटिश क्राउन के लिए विश्वास पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति प्रदान की। उसके साथ साथ क्योंकि लगातार क्या हो रहा था, ब्रिटेन से रूल बन रहे थे, क्राउन के रूल बन रहे थे, तो इस एक्ट ने जो ब्रिटिश कंपनीज हैं उनको एक साइन और दे दिया कि कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके रूल को खत्म कर सकती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में अपना शासन स्थापित कर सकती है।
उसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर कोई भी इंडियन जो लोकल भारतीय हैं वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और जैसे मैंने अभी बताया 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स की एक टीम भी बनाई गई थी जिसमें से 4 अपॉइंट किए जाते थे लोकल लेवल पे फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रेसिडेंसी से। क्लियर? ओके। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कंपनी रूल, कैसे कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन की एंट्री होती है, पहले वो मोनोपोली छीनती है, चाय के ऊपर बंद कर देती है, देन उसके बाद धीरे धीरे काउंसिल्स भी वो कहां से अपॉइंट, लेजिस्लेटिव और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको भी डिस्टिंग्विश कर देती है और गवर्नर जनरल या कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को धीरे धीरे कम कर देती है। तो 1857 के रिवोल्ट्स तक तो कंपनी का रूल रहा था। अब स्टार्ट होगा हमारा द क्राउन रूल विच वाज स्टार्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 टिल 1947, जिसको 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्टार्ट किया गया, जो कब तक चला? 1947 तक चला। तो समझते हैं पहले क्या सिचुएशंस रही होंगी। जैसा मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति हुई थी भारत के अंदर, जिसे सिपाही म्यूटिनिटी या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या, इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ तो जो ब्रिटेन में सरकार बैठी थी कहीं ना कहीं वो डर गई कि भारत में अगर ऐसी स्वतंत्रता संग्राम होते रहे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ढीली पड़ जाएगी भारत के अंदर और उनका शासन खत्म हो जाएगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी। कंपनी ने लोगों का इतना शोषण कर लिया था भारत में कि पब्लिक परेशान हो गई थी। हमने 1857 के रिवोल्ट में पढ़ा भी है नेशनल मूवमेंट्स में ये। सो कंपनी ने क्या किया, एक एक्ट पास किया और उसके अंदर कहा गया, सॉरी क्राउन ने एक एक्ट पास किया 1857 का एक्ट, जिसके अंदर कहा गया कि अब से भारत के अंदर जितना भी प्रशासन है वो क्राउन चलाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। सो अब हम समझेंगे क्राउन रूल। जैसा मैंने अभी लास्ट में स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल से। क्राउन रूल में सबसे पहले अभी मैंने जैसा आपको बताया 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया था कहीं ना कहीं, या ब्रिटिश क्राउन को समझ आ गया था कि अब भारतीयों को हम इस तरह से डील नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल रूल्स बनाने होंगे। तो उसको लेकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कंपनी के हाथ से पूरी तरह से जो पावर्स थी वो छीन ली और रूल किसके हाथ में चला गया? क्राउन के हाथ में। तो क्राउन का जो रूल आया था वो 1858 से 1947 तक रहा था और फाइनली 1947 में भारत आजाद हो गया था। सो यहाँ पर एक्ट्स देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया क्राउन रूल अपने हाथ में लेने के लिए। ये बेसिकली 1857 के विद्रोह के बाद पास किया गया कोई फर्स्ट तरह का ऐसा रूल था। ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी एक्ट के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और जितनी भी पावर्स थी, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, टेरिटरी से रिलेटेड है या रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो सारी पावर्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गई? ब्रिटिश क्राउन की तरफ शिफ्ट हो गई। क्लियर? और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या रहा इसमें। एक आ गया, अभी तक जितना भी भारत के अंदर शासन था वो जाना जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अब से वो जाना जाएगा द प्रिंसेस और द क्वीन ऑफ द ब्रिटेन। उसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल है उसकी पोस्ट को भी किस में कन्वर्ट कर दिया गया? वायसरॉय की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कैसे पोस्ट कन्वर्ट होती जा रही है, तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस पोस्ट को कब और किस में कन्वर्ट किया गया था और कौन पहली पर्सनैलिटी थी, जो गवर्नर जनरल रहा, वायसरॉय रहा, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। क्लियर? सो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वायसरॉय थे। और ये जो वायसरॉय होगा ये डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो वायसरॉय की पोस्ट होगी वो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होंगे और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय बने। उसके साथ साथ इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो हम पढ़ते आ रहे थे पहले एक्ट से, उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था वो भी खत्म हो गई क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या किए हुए थे? डिवाइड किए हुए थे। क्लियर? सो जो सेक्रेटरी होगा, जो स्टेट का होगा, वो मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए।
उसके साथ साथ इसमें क्या किया गया, एक 15 मेंबर्स की काउंसिल स्टेब्लिश की गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को क्या करेगा, बेसिकली असिस्ट करेंगे या डील करेंगे। तो 15 सदस्य भारतीय परिषद की स्थापना की गई। परिषद एक सलाहकार निकाय होती थी और इसका जो हेड होता था वो कौन कहलाता था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। उसके साथ साथ इसी एक्ट के अंदर 1858 के एक्ट के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज अ काउंसिल कॉर्पोरेट बॉडी जो कैपेबल होगा स्विंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाए जाने में सक्षम रहेगा। तो जो गवर्नर जनरल्स के पास पावर होती थी उससे ज्यादा पावर्स किसको दे दी गई, सेक्रेटरी को दे दी गई। देखो क्या था, अगर मैं 1858 की एक्ट की बात करूं तो मेन रूप से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डील करने के लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको डील किया जा सके, इंडियन गवर्नमेंट को सुपरवाइज किया जा सके और डायरेक्टली किसके थ्रू कंट्रोल किया जा सके, इंग्लैंड के थ्रू कंट्रोल किया जा सके। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देख लेते हैं। 1857 के रिवोल्ट के बाद तो बेसिकली क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्रीज। तो सिंपल सा मतलब ये था, क्या हो रहा था, इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट, तो ब्रिटिश को लगता था कहीं ना कहीं अब भारतीयों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें शामिल करना चाहिए, जिससे भारतीय भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहे, संतुष्ट रहें और इनडायरेक्टली उन्हें भारतीयों का इस तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा। सो इसी को लेके ये एक्ट पास किया गया। तो ये 3 बार ऐसे अलग अलग तरह के एक्ट्स आए हैं, फर्स्ट इन 1861, सेकंड इज इन 1892 एंड थर्ड इज इन 1909। सो इंडियन काउंसिल एक्ट देख लेते हैं एक बार, इसके फीचर्स क्या थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक फेमस लैंडमार्क रहा है भारत के अंदर। तो एक बार इसके फीचर्स समझते हैं। क्या था इस एक्ट का पर्पस, बेसिकली 1861 काउंसिल एक्ट का, सबसे पहले तो अगर कोई कानून बनेगा भारत के अंदर तो उसमें किसको जोड़ा जाएगा, भारतीयों को जोड़ा जाएगा। जिससे क्या हुआ, एक तरह से भारतीयों से इनडायरेक्टली सपोर्ट लिया गया कि अगर ब्रिटिश कोई लॉ बनाती है तो कहीं ना कहीं हम किसका सपोर्ट लेंगे, किसकी सलाह लेंगे, किसकी एडवाइस लेंगे, इंडियंस की एडवाइस लेंगे। इसमें कह दिया गया कि जो वायसरॉय होगा वो कुछ मेंबर्स को, इंडियंस को नॉमिनेट करेगा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में वो गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीयों को नामित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और आगे चल के ये इंडियंस जो ब्रिटिश लॉ बनाएंगे उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो आगे चल के यही हुआ। सबसे पहले 1862 में जो कैनिंग था उस टाइम पे वायसरॉय चल रहा था, उसने 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, द महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो 3 फर्स्ट मेंबर्स जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किए गए थे बाय लॉर्ड कैनिंग वाज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये 3 नाम याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है तीनों। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and presidency। तो जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी बेसिकली उसकी विधायक शक्तियों को बहाल करने के लिए ये डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। और इसी के अंदर क्या किया गया, बेसिकली ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था जो हमने पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट था, जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्ट की गई थी। क्लियर। यहाँ पे यही दिया हुआ है, ये जो पॉलिसीज है कंटिन्यू रहेंगी 1937 के विड्रॉल तक। इसी इट आल्सो प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल एंड पंजाब व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862, 1866, 86 एंड 1897। तो अभी तक 3 मेजर प्रेसिडेंसी हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। अभी ब्रिटिश ने क्या किया गया कि नई लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या की जाए, एस्टेब्लिश की जाए अंडर 1861 काउंसिल एक्ट, जिसमें बंगाल में की गई 1862 में, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था उसमें 1886 में की गई, और पंजाब में कब की गई, 1897 में। क्लियर। उसके साथ साथ इसने वायसराय को ऑर्डर दे दिए कि वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड ऑर्डर्स मेंटेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल।
और जो पोर्टफोलियो सिस्टम था जिसको कैनिंग ने स्टार्ट किया था 1859 में, इसने इस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्निशन मिला, मान्यता प्राप्त हुई। क्लियर? ओके। उसके साथ साथ क्या किया गया 1861 के काउंसिल एक्ट के अंदर, अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड। जो वाइसरॉय काउंसिल था उसकी एक मेंबर्स की एक काउंसिल मेड की गई, चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का चार्ज रखते थे। और जो फाइनल इशू बेसिक जो फाइनल अथॉरिटी होती थी किसी भी ऑर्डर को, बेसिकली किसी विभाग के मामलों को परिषद की ओर से अंतिम आदेश देने के लिए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऑर्डिनेंस की पावर भी आई वाइसरॉय को कि वो ऑर्डिनेंस पास करके क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, और विदाउट द कॉन्करेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ऐसे आदेश की अवधि कितने टाइम की होगी? 6 माह की होगी। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो अभी 1861 का काउंसिल एक्ट पढ़ा, अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब क्या क्या फीचर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के? इसने क्या किया, जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया। मींस जो इंडिया से 3 मेंबर सिलेक्ट करने थे उस नंबर को इंक्रीज कर दिया, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। लेकिन अभी भी सरकारी बहुमत किसके पास रहेगा? ब्रिटिश के पास रहेगा। तो काउंसिल एक्ट का पर्पस था जो इंडियन मेंबर्स थे उनको क्या करना? इंक्रीज करना। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसके फंक्शंस को भी इंक्रीज किया, और बहुत सारी बजट से रिलेटेड और एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स, इससे रिलेटेड भी पावर्स किसको दे दी गई? लेजिस्लेटिव काउंसिल से दे दी गई। उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या हुआ इस एक्ट के अंदर? इस एक्ट के अंदर बेसिकली नॉमिनेशन की पावर्स दे दी गई कि जो नॉन ऑफिशियस मेंबर्स होंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो वायसराय की रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो अपॉइंट किए जाएंगे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा और स्टेट लेवल पे गवर्नर्स, लेकिन गवर्नर्स किसकी रिकमेंडेशंस लेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रिकमेंडेशंस लेंगे, म्युनिसिपैलिटीज की रिकमेंडेशंस लेंगे, यूनिवर्सिटीज की, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स की सलाह लेने के बाद ही गवर्नर क्या कर सकता है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। उसके साथ साथ इस एक्ट ने क्या किया, लिमिट कर दिया और इनडायरेक्ट प्रोविजन एक लेके आए इलेक्शंस के लिए कि जो नॉन ऑफिशियल सीट्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा सेंटर और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। क्लियर? अब इलेक्शंस के लिए सेंटर और स्टेट्स में कैसे नॉन ऑफिशियल सीट्स बढ़ाए जाएंगे, उसके इलेक्शंस का तो प्रोविजन किया, बट इस एक्ट के अंदर इलेक्शन जैसे किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। जो 1909 है जिसे किस नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली एक्ट पास किया गया था बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज दैट टाइम ऑफ वायसरॉय। तो वायसरॉय के नाम पे इसे क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो 1909 का याद रखना है आपको। क्लियर? तो 2 लोग थे, मॉर्ले एंड मिंटो। मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो उस टाइम पे क्या थे? वायसरॉय थे। तो इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को पास किया था। अब क्या था ये एक्ट, देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या किया, सीट्स को इंक्रीज कर दिया बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहां पर मेंबर्स को इंक्रीज करके 16 से कितना कर दिया? 60 कर दिया। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहां पर हर स्टेट में, हर प्रोविंसेस में सीट्स अलग अलग थी। तो सेंटर के हम याद रख सकते हैं कि 16 to 60 किया, बट हर स्टेट में अलग सीट होने की वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म या नॉट यूनिफॉर्म सीट्स वाज देयर इन प्रोविंशियल लेवल। बेसिकली क्या किया इसने? इसने जो केंद्र विधान परिषद है उसमें आधिकारिक बहुमत जो थी उसको बरकरार रखा, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बरकरार रखा।
और दोनों लेवल पे इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इंक्रीज करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे अब उनके पास पावर्स आ गई कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके साथ साथ रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं रिलेटेड टू द बजट। उसके साथ साथ इसने क्या किया, पहली बार प्रोवाइड किया एसोसिएशन ऑफ द इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड गवर्नर्स। मीन जो वायसरॉय और गवर्नर होंगे उनकी जो काउंसिल्स होगी उसमें पहली बार इंडियंस को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का, जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को ज्वाइन किया था। ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मिनिस्टर। क्या अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो अगर आपसे पूछे ब्रिटिश काउंसिल में मॉर्ले मिंटो एक्ट के बाद किसे पहली बार एग्जीक्यूटिव वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, और किस पोस्ट पर, एज अ लॉ मिनिस्टर। क्लियर। उसके साथ साथ देखो क्या हुआ था, मिंटो के सामने मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डिमांड रखी थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्शन चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया कम्युनल रिप्रेजेंट फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्शन। तो मुस्लिम मेंबर्स जो थे उनके लिए क्या होंगे, अलग से इलेक्शंस होंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी कहां से आया था, 1919 के मॉर्ले मिंटो एक्ट से। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉल, या फिर अगर हम बात करें अधिनियम सांप्रदायिकता को वैधानिक स्वरूप प्रदान किसने किया, ये कम्युनल इलेक्ट्रोलेट पहली बार किसने स्टार्ट किया, लॉर्ड मिंटो ने स्टार्ट किया था। क्लियर। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट किया गया प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड एज वेल एज जमींदार्स के लिए। क्लियर। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। तो अभी हमें मार्ले मिंटो पढ़ा था, दिस इज मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। आगे समझेंगे क्यों। सो पहली बार था जब 1919 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी लाया गया था। तो एक जिम्मेदार शासक व्यवस्था लागू की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अंदर। सो इसे किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि मॉन्टेग्स इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हुआ करते थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे इस टाइम पे, वायसरॉय थे। तो इस एक्ट का कुछ प्रपोजल देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया, जो सेंटर और प्रोविंशियल लेवल है, मींस जिसे हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं, यानी सेंटर और स्टेट्स में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, और जो बेसिकली पावर्स थी या जो कंट्रोल पावर्स थी उनको सेपरेट कर दिया गया कि सेंटर्स के पास, केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होंगी और प्रांत के पास कौन सी शक्तियां होंगी। उसके साथ साथ सेंटर और स्टेट्स को पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए अलग अलग कानून बना सकते हैं अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो लिस्ट बांट दी गई थी कि किस पे सेंटर कानून बनाएगा, किस पे स्टेट कानून बनाएगा, और बेसिकली पावर्स दे दी गई सेंटर्स को भी एंड स्टेट्स को भी कि दे कैन मेक लॉ अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। आगे चल के इसने क्या किया, जो प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफरेबल और एक रिजर्व। क्या थे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स थे जिनको लेकर गवर्नर एडमिनिस्टर कर सकता था विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो पहले तो स्टेट और सेंटर्स की पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। सेकंड क्या किया गया, जो स्टेट्स हैं उसके दो सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते थे जिसको गवर्न कर सकता था गवर्नर, जिस जो हेल्प लेगा मिनिस्टर्स की। क्लियर। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, जो एडमिनिस्टर तो किए जाएंगे गवर्नर के थ्रू और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के थ्रू, बट वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए क्या नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसी के साथ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट की गई थी जिसे किस नाम से जाना जाता है, डायरकी। तो वैसे तो डायरकी हम पढ़ चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऑफिशियल रूल बना के कब स्टार्ट की गई थी,
1919 के एक्ट के अंदर। क्लियर? इसी में पहली बार बाइकैमरल एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री स्टार्ट किया गया था। बाइकैमरल का मतलब क्या? द्विसदनीय, यानी दो सदन होंगे सेंटर और स्टेट में, और उसके साथ साथ इलेक्शंस कैसे होंगे इन सदनों के? डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस किया गया बाय बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, और जो मेजॉरिटी होगी मेंबर्स की दोनों हाउसेस की वो चूज किए जाएंगे बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस ओनली। उसके साथ साथ क्या किया गया? जो 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वेल फ्रॉम द इंडिया, तो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 में से 3 मेंबर्स कहां से सिलेक्ट किए जाएंगे? इंडिया से सिलेक्ट किए जाएंगे, जो वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो सेपरेट इलेक्शंस के थ्रू 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस का भी क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। उसके साथ साथ क्या किया गया? इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों के मताधिकार प्रदान किए गए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन लोगों को क्या किया गया? वोट्स की ग्रांट्स प्रोवाइड किए गए। सो एक हाई कमिश्नर का ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया इंडिया के लिए लंदन में, जिसको कुछ पावर्स दे दी गई, और जो उसका हेड होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा। उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपॉइंट किया गया, जिसने 1926 में पहली बार भारत में ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स करने स्टार्ट किए। इस पहली बार 1919 के एक्ट में जो प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट था उसको भी क्या किया गया? सेपरेट किया गया। स्टेट और सेंटर्स के लिए अलग अलग बजट अपॉइंट किए गए। उसके साथ साथ एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसका काम होगा इंक्वायरी एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग आफ्टर 10 इयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया, जिस कमीशन का काम होगा कि हर 10 साल में वो इंग्लैंड से विजिट करेगा भारत में, देखेगा भारत में क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर भारत में सच में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेगा? भारत में काम करेगा। क्लियर? इसी को लेके, इसी पॉइंट को लेके कि हर 10 साल में एक टीम आएगी भारत में, कौन भेजा गया? साइमन कमीशन भेजा गया नवंबर 1927 में। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया? एक टीम अपॉइंट की गई सर जॉन साइमन कमीशन के, साइमन के अंडर एक कमीशन एस्टेब्लिश किया गया नवंबर 1927 में, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, जिसका पर्पस क्या था? बेसिकली भारत में आना, भारत में आके रिफॉर्म्स चेक करना और देखना कि क्या भारत सच में रिफॉर्म्स के लिए तैयार है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना। बट ये कमीशन जब फरवरी 1927 में भारत पहुंचता है तो बहुत सारी पार्टीज इसे बायकॉट करती हैं, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग चाहते थे कि अगर कोई कमीशन आ रहा है जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कमीशन में कोई ना कोई भारत के मेंबर्स होने जरूरी है। तो साइमन कमीशन 1930 में अपनी बेसिकली रिपोर्ट सबमिट करता है और रिकमेंडेशन देता है अबोलिशन ऑफ डायरकी एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कम्युनल इलेक्शन ऑल्सो। तो बेसिकली क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आयोग के जो इसने प्रपोजल दिया था उसके ऊपर विचार विमर्श करती है और फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31, 32 ब्रिटेन में, जिसमें भारतीय लीडर्स को बुलाया जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। भारतीय लीडर्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर आओ और अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। क्लियर? और इसी की रिकमेंडेशन पे आगे चल के नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया जाता है। क्लियर? ओके। सो यहीं पे क्या हुआ, जो रामसे मैकडॉनल्ड्स थे उन्होंने क्या किया? कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए। कौन थे रामसे मैकडॉनल्ड्स? रामसे मैकडॉनल्ड्स थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। 1932 में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज को बढ़ाया जाएगा, जिसे आगे चल के क्या किया गया? कम्युनल अवार्ड, जिसमें सेपरेट इलेक्शंस की बात की गई, मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, इंडियंस क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और
यूरोपियंस के लिए। उसके साथ साथ जो डिप्रेस क्लास थी उसके लिए भी क्या किए जाएंगे, सेपरेट इलेक्शन किए जाएंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट किया था राम से मैकडोनल्ड्स ने, हम पढ़ चुके हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में कैसे सेकंड फेज स्टार्ट किया था। गांधी जी इस चीज के खिलाफ थे, तो गांधी जी ने क्या किया, इसके लिए दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट किया और फास्ट रखा। जहां गांधी जी को क्या किया गया था, यादवाला जेल में जब बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने डेथ तक फास्ट रखा। आगे चल के गांधी जी और डिप्रेस क्लास के बीच यानी बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, पूना पैक्ट, वो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें बी आर अम्बेडकर एग्री हो जाते हैं कि सेपरेट इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उन्हें डिप्रेस क्लास की जो रिजर्वेशन सीट्स हैं वो 143 से इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हाट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक रिमार्केबल एक्ट था। इसी के अंदर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था और बहुत सारे प्रोविजंस एस्टेब्लिश किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. So इसके अंदर 321 sections थे और 10 schedules थे। अब क्या क्या पॉइंट्स थे इसके अंदर? इसने सबसे पहले क्या किया, इस एक्ट के अंदर ऑल इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट एस्टेब्लिश की जाएगी। जो इंडिया है उसकी पावर्स को सेंटर्स और यूनिटरी फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा। 3 तरह की लिस्ट होंगी, फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर विद 59 आइटम्स, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस 54 आइटम्स, और कॉन्करेंस लिस्ट होंगी जिसपे फेडरल और प्रोविंसेस दोनों काम करेंगे विद 36 आइटम्स। जो रेसिडुअल पावर्स होंगी सारी वो किसको शिफ्ट कर दी जाएंगी, वायसरॉय को शिफ्ट कर दी जाएंगी। हालांकि जो फेडरेशन था वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने क्या नहीं किया, इसे ज्वाइन नहीं किया। क्लियर। ओके। उसके साथ साथ इसमें क्या कर दिया गया, डायार्की जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया और उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। हाउएवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस लेवल पे उस पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंट कर रहा था, और ये एक्ट जो था वो 1937 से 1939 तक क्या रहा, कंटिन्यू रहा। उसके साथ साथ इसने सेंटर में डायरकी को अडॉप्ट करने का ऑप्शन दिया था कि जो केंद्र है वो द्वैध शासन प्रणाली अपना सकता है अगर वो चाहे तो। उसके साथ साथ जो फेडरल सिस्टम सब्जेक्ट थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व एंड ट्रांसफर। जो अभी हमने डिस्कस किया है, रिजर्व सीट्स क्या होती थी और ट्रांसफर सीट्स क्या होती थी। उसके साथ साथ बाइकैमरलिज्म पहले इंट्रोड्यूस हो गया था। यहाँ पर 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, भारत में टोटल 11 प्रोविंसेस थे। द लेजिस्लेटर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस जो थे वहां पर बाइकैमरल एस्टेब्लिश किया गया, मींस 2 सदन एस्टेब्लिश किए गए। उसके साथ साथ जो कम्युनल इलेक्शंस था, जो सेपरेट इलेक्शन था डिप्रेस क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन्स के लिए और लेबर्स के लिए, उसको भी आगे क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। क्लियर। उसके साथ साथ इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। जो काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया, जो 1858 में क्या की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। तो काउंसिल ऑफ इंडिया को भी एस्टेब्लिश कर दिया गया। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट। तो 10% जो पॉपुलेशन थी उसे क्या मिल गए, वोटिंग राइट मिल गई। इसी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश किया गया, जो करेंसी को कंट्रोल करेगा और क्रेडिट सिस्टम को भारत में कंट्रोल करेगा। ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा, 1935 का एक्ट देखा जिसमें आरबीआई भी एस्टेब्लिश कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था, अगर सिंपली लैंग्वेज में मैं कहूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश पीएम थे एटली, उन्होंने एक टीम भारत भेजी 3 मेंबर्स के साथ, जिसमें 3 मेंबर्स थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, जो मार्च 24, 1946 को भारत पहुंचते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे और एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी थे। ये भारत पहुंचते हैं भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लेके। इन्हें क्या करना था, बेसिकली भारत की पावर्स को ट्रांसफर करना था, उसके साथ साथ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, दे वांट टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, 389 मेंबर्स की। तो इन्होंने कहा कि हम
10 लाख रेशियो 1 के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 389 मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे और इन 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स लेंगे ब्रिटिश इंडिया से और 93 मेंबर्स लेंगे प्रोविंशियल स्टेट से और 4 मेंबर्स लेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। तो जनरली भारत 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्टली गवर्नर वाइसरॉय के अंडर आता था, प्रिंसली स्टेट्स जो भारत में राजा महाराजाओं का शासन था और चीफ इलेक्शन कमीशन 4 छोटे छोटे प्रांत थे जहां पर हाई कमिश्नर का शासन होता था। तो इस तरह से मेंबर्स को डिवाइड करेंगे। उसके साथ साथ क्या कहा इन्होंने, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के अंदर हम रखेंगे हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी के अंदर रखेंगे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस और ग्रुप सी के अंदर रखेंगे बंगाल एंड असम। हिंदू मेजोरिटी में मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस उड़ीसा था, यहाँ पर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सिंध और बलूचिस्तान था और बंगाल और असम को अलग रखा गया। क्लियर। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, मतलब जब तक भारत को प्रॉपर सरकार नहीं मिल जाती है, भारत पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाता है, तब तक एक टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और जो प्रोविंसेस लेवल होंगे, जो प्रोविंस होंगे, जो प्रांत होंगे, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो चाहे तो अलग प्रांत बना सकते हैं, चाहे तो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो ये प्रपोजल था पूरा कैबिनेट मिनिस्टर का। उसके साथ इन्होंने कहा कि हम फेडरल स्ट्रक्चर रखेंगे जहां पे सेंटर और प्रोविंसेस में पावर्स डिवाइड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशंस की पावर्स होंगी, मीन जो रक्षा, विदेशी मामले और संचार है वो केंद्र सरकार के पास होगा। और उसके साथ साथ जितनी भी पावर्स हैं वो सारी किसके पास चली जाएंगी, राजा महाराजा और प्रोविंसेस लेवल पे चली जाएंगी। अब जब इस प्लान को लेके कैबिनेट मिशन पहुंचता है भारत, तो इसका रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, इसके कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया गया, कुछ पॉइंट्स को गवर्नमेंट सर ने रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लेते हैं। शुरू में तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में जो ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस था, एनआरडीआर ऑफ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसको इन्होंने क्या किया, अपोज किया। इन्होंने कहा कि सेंटर स्ट्रांग होनी चाहिए, सारी पावर सेंटर के पास होनी चाहिए और प्रोविंसेस लेवल पे कम पावर्स होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम्स ने भी पहले एक्सेप्ट किया और बाद में कांग्रेस के अपोजिशन के बाद ग्रुप सिस्टम को रिजेक्ट किया। और इसी को लेके भारत में स्टार्ट हो गया डायरेक्ट एक्शन डे अगस्त 16, 1946 को टू डिमांड पाकिस्तान। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब स्टार्ट हुआ था। तो 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें किसकी डिमांड की गई, पाकिस्तान की डिमांड की गई। इसी के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स में बेसिकली समझौता कराने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई मई 1946 में, जिसमें कैबिनेट मिशन और इंडियन लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रोविंशियल ग्रुप्स थे और इंतरिम गवर्नमेंट थी, उसके कंपोजिशन को लेकर भी डिसएग्रीमेंट रहा। तो फाइनली इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई भारत में सितंबर 2, 1946 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। लेकिन आगे चल के जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग होती है, वो रिफ्यूज कर देगी बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन आगे चल के आफ्टर सम नेगोशिएशन मुस्लिम लीग भी इसका मेंबर बन जाएगी। डायरेक्ट एक्शन जी, जैसे मैंने कहा कि कम्युनल वायलेंस को लेकर स्पेशली कलकत्ता में मुस्लिम लीग्स के थ्रू पाकिस्तान की डिमांड की गई ऑन अगस्त 16, 1946। फाइनली इलेक्शंस हुए, प्रोविंसेस लेवल पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया गया, 296 सीट्स पर पार्टिसिपेट किया गया और पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिसंबर 9, 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई। ये पहली काउंसिल थी जिसको मुस्लिम लीग्स ने बॉयकॉट किया और उसके साथ साथ डिमांड की पाकिस्तान की। क्लियर। उसके साथ साथ आगे चल के जैसे हम देखेंगे, विभाजन को रोकने के लिए मुस्लिम बेसिकली जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग्स के बीच में समझौता नहीं हो पाया और फाइनली इंडिया क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आगे चल के निकल के आएगा ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर गवर्नेंस। तो इंतरिम गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन भारत आगे चल के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से करके बेसिकली कमीशन आया, कैबिनेट मिशन आया, उसने भारत में इलेक्शन कराए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लगातार पाकिस्तान की डिमांड हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तैयार है भारत की पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो फाइनली भारत को पावर ट्रांसफर करने के लिए एक फाइनल एक्ट लाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ब्रिटिश के पीएम चल रहे थे जिनका नाम था सेलिमेंट एटली। वो डिक्लेरेशन देते हैं कि भारत को हम जून 30, 1948 तक क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है, भारत की सिचुएशन देखता है,
तो वो एटली से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमारे पास 30 जून 1947 का टाइम नहीं है, उससे पहले पहले हमें भारत को क्या करना होगा, भारत की पावर ट्रांसफर करनी होगी। अब जैसे ये बेसिकली ये डिक्लेरेशन होता है कि 30 जून 1948 को भारत आजाद होगा, तो मुस्लिम लीग लगातार पार्टीशन की डिमांड करना स्टार्ट कर देती है। So again on 3rd of June 1947, British government made it clear that any constitution framed by the Constitution of Assembly cannot apply to those part of country which were unwilling to accept it. Clear? So जब लगातार क्या नाम है डिमांड्स होनी स्टार्ट हुई और जो ये कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने डायरेक्टली कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो कंट्री का पार्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करता वहां पर ये लागू नहीं होगा। आगे चल के जून 3 1947 को जो लास्ट वॉइसरॉय भेजे गए थे ब्रिटिश की तरफ से, लॉर्ड माउंटबेटन, ये माउंटबेटन के नाम से जाना जाता था, उन्होंने भारत में पार्टीशन का प्लान बनाया। और पार्टीशन का प्लान बनाने के लिए उन्होंने बेसिकली एक प्रपोजल तैयार किया कि हम कैसे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को दो पार्ट्स में बांटेंगे, जिसमें एक ईस्ट पाकिस्तान निकलेगा और एक वेस्ट पाकिस्तान। सो इसी को लेके आगे चल के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास किया गया 1947 में। It ended the British rule in India basically and declare Indian freedom and sovereign state from August 15, 1947. तो इंडियन ब्रिटिश रूल खत्म किया गया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने का वादा किया गया। उसके साथ साथ इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाएगा। उसके साथ साथ जो इसने अबॉलिश किया था ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय को फॉर ईच डोमिनियन, अ गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। तो जो गवर्नर की या वाइसरॉय की पोस्ट थी उसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको एम्पावर कर दिया गया कि वो टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिस्पेक्टिव नेशन एंड टू अपील एनी to British Parliament including the Independent Act itself. उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या किया गया, एम्पावर कर दिया गया, दोनों राज्यों की संविधान सभा को अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। क्लियर? ओके। उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था उसको क्या कर दिया गया, उसकी पावर्स को भी और उसकी पोस्ट को भी अबॉलिश कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत को फ्रीडम दे दी गई। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको पावर्स दे दी गई, वे अदर डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके। इसके साथ साथ क्या किया गया, जो 1935 का एक्ट था उसको भी पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, नई तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया और फाइनली भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली लागू कर दिया गया। उसके साथ साथ एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया जब तक पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश नहीं हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता है भारत के अंदर। और पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल को कि वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकता है विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। और फाइनली आप सबको पता है 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया गया भारत के अंदर। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Clear? So I hope you understand this session. Thank you.